हुंडई इंडिया का आईपीओ 15 अक्टूबर को खुल रहा है, लेकिन इस आईपीओ के खुलने से पहले इसके जीएमपी ने निवेशकों का मूड ऑफ कर दिया है। आईपीओ के साथ दिक्कत ये है कि इसके जीएमपी में जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार जारी है। अब फिर से इसमें 3% की गिरावट आ गई। ग्रे मार्केट में हुंडई इंडिया के अनलिस्टेड शेयरों का जीएमपी अभी 65 रुपए है, जबकि सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसका जीएमपी 570 रुपए था। वैसे मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना तो यही है कि कभी भी किसी आईपीओ में निवेश करने का फैसला उसके जीएमपी को देख करके नहीं, बल्कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के करना चाहिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। इस पर कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के गुरमीत चड्डा का कहना है कि कुछ मायनों में मारुति से इसे कंपेयर करके हम देख सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति की लिस्टिंग के 20 साल के बाद किसी पैसेंजर व्हीकल कंपनी की लिस्टिंग हो रही है। अगर हम कंपनी के नेट एसेट को देखें तो पता चलेगा कि मारुति के मुकाबले ये कहाँ है। नेट एसेट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कितनी बार कोई कंपनी अपनी एसेट का इस्तेमाल करती है। तो हुंडई का नेट एसेट 10 है, क्योंकि ये 3 शिफ्ट में प्रोडक्शन करती है, जबकि मारुति के लिए ये 8 है। इसके अलावा हुंडई इंडिया के पोर्टफोलियो को देखिए तो वो प्रीमियम है। मारुति का फोकस जहां लोअर एंड वाली गाड़ियों पे रहता है, वहीं हुंडई इंडिया का फोकस एसयूवी पे है। अगर हम फिस्कल ईयर 2024 के लिए इसका प्रोडक्ट मिक्स देखें तो सबसे ज्यादा 63% एसयूवी, 23% हैचबैक और सबसे कम 14% सेडान है। क्रेटा और अपने कुछ दूसरे की ब्रांड के साथ हुंडई इंडिया ने एसयूवी का मार्केट बहुत अच्छी तरह पकड़ा है। कंपनी ने अपना फोकस एसयूवी में बढ़ाया है और लोअर एंड सेडान का प्रोडक्शन बंद करके कुछ हद तक अपनी वॉल्यूम सैक्रिफाइस भी किया था। इसके पास अगर हम मार्केट शेयर देखें तो 15% है। मारुति के बाद ये देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है। अगर आप हुंडई इंडिया की पिछले 2-3 साल का ईपीएस ग्रोथ देखें तो ये 27 से 28% रहा है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ 17 से 18%। लेकिन इस दौरान वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 6% रहा। हुंडई इंडिया का अगर आप पिछले 9 महीनों का प्रॉफिट देखें तो ये 4400 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। यानी कंपनी का आईपीओ इस हिसाब से 25-26 के मल्टीपल पीई पर मिल रहा है। मारुति के शेयर भी फिलहाल करीब 26-27 के पीई पर हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो दोनों कंपनियों का पीई एक जैसा ही है। इस हिसाब से हुंडई इंडिया का आईपीओ ना तो बहुत सस्ता है और ना ही बहुत महंगा। कंपनी के परफॉर्मेंस के लिहाज से एक जरूरी बात यह है कि इसने तालेगांव में जनरल मोटर्स का प्लांट खरीदा है। अब देखना यह है कि इस प्लांट से कंपनी कितना प्रोडक्शन करती है। फिलहाल हुंडई इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 से 1.25 लाख यूनिट है। अगर इसमें हम तालेगांव प्लांट का प्रोडक्शन भी जोड़ लेते हैं तो ये 10 लाख यूनिट तक पहुंच जाएगा। मुमकिन है कि तालेगांव प्लांट के प्रोडक्शन का इस्तेमाल कंपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करे। कंपनी ने चीन पे पिछले कुछ दिनों में अपनी डिपेंडेंसी कम की है। चीन के कई प्लांट शट डाउन कर दिए हैं। ऐसे में अगर हुंडई इंडिया भारत को एक्सपोर्ट हब बनाती है तो शेयरों को फायदा हो सकता है। हुंडई इंडिया ऐसी कंपनी नहीं है कि लिस्टिंग पर आपके पैसे डबल हो जाए। लिस्टिंग पर कुछ हद तक मुनाफा मुमकिन है, लेकिन कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट अमरीश बालिगा ने कंपनी को समझने के लिए इसके बैलेंस शीट पे फोकस किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट में डेट को देखें तो वो सिर्फ 750 करोड़ रुपए का है, जो बहुत कम है। अगर कंपनी कैश जनरेट कर रही है तो उसे फंड की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर कंपनी के प्रमोटर्स स्टेक बेच रहे हैं तो इसमें चिंता की बात भी नहीं है, क्योंकि ये इशू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है और अगर इससे कोई पैसा मिलता है तो वो इसकी साउथ कोरियन कंपनी को जाएगा। 20 साल बाद किसी पैसेंजर व्हीकल का आईपीओ लिस्ट होने से मारुति के प्रीमियम पे कुछ हद तक फर्क पड़ सकता है। हुंडई इंडिया का रिटर्न रेशियो भी मारुति से बेहतर है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने इस इशू को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि ग्रोथ की मजबूत संभावना को देखते हुए, इसके दमदार फाइनेंशियल्स को देखते हुए और एसयूवी प्रोडक्ट की अच्छी रेंज को देखते हुए इसमें पैसा लगाया जा सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनालिस्ट के मुताबिक हम इस आईपीओ से लिमिटेड लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद मीडियम से लॉन्ग टर्म में ये शेयर डबल डिजिट में रिटर्न दे जाए। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल में अभी कंपनी के पास ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही हुंडई मोटर इंडिया में ये क्षमता भी है कि वो ग्रोथ को पूरी तरह भुना सके। कंपनी ट्रांसमिशंस और इंजन बनाती है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2024 के बीच कंपनी पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं शेर खान ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा विदेशी मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। फिस्कल ईयर 2024 में कंपनी की कुल वॉल्यूम में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 21% थी। कंपनी चाहती है कि साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लिए बड़े पैमाने पर गाड़ियां एक्सपोर्ट करे। हालांकि दूसरी कंपनियों के नए प्रोडक्ट लॉन्च करने से कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ा है और इसका असर इसके प्रॉफिट पर भी दिख सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने भी इसे सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी है।
उसने कहा है कि हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक मजबूत ब्रांड, ब्लॉकबस्टर मॉडल, एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई एक्सपोर्ट की संभावनाओं से कंपनी दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनियों से अलग है। हालांकि ये तो रही कुछ अच्छी बातें, लेकिन इस आईपीओ को लेकर कुछ कंसर्न भी है। इसका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि किया मोटर्स और हुंडई मोटर्स के रिलेशनशिप को लेकर की चिंता जताई जा रही है। किया मोटर्स में 34% हिस्सेदारी हुंडई मोटर्स की है, जबकि हुंडई मोटर्स की कई सब्सिडियरी में किया मोटर्स की हिस्सेदारी है। वैसे दोनों का कामकाज अलग है, लेकिन प्रोडक्ट लाइनअप सेम होने की वजह से एक डर है कि दोनों एक दूसरे के वॉल्यूम को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसका खामियाजा यहाँ के निवेशकों को उठाना होगा। कंप्लीट सर्किल कंसल्टेंट्स के गुरमीत चड्ढा के मुताबिक बिल्कुल इसका नुकसान हो सकता है, यानी कि दोनों कंपनियों की जो आपसी साठगांठ जो सहयोग है उसकी वजह से निवेशकों को लॉस हो सकता है। चड्ढा कहते हैं कि अगर आप उनके टॉप 10 सप्लायर को देखें तो उसमें 33% इंटरनल है। ऑटो इंडस्ट्री के लिए यूज होने वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीट्रिक देखें तो इससे पता चलता है कि आप कितनी चीजें इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में निवेशक चाहेंगे कि कंपनी का फोकस लोकलाइजेशन पे ज्यादा रहे। चड्ढा का कहना है कि अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि लिस्टिंग के बाद पैसा लगाएं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदना ठीक है, लेकिन उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। हुंडई इंडिया का आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद हो रहा है, जबकि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये 14 अक्टूबर को खुला था। कंपनी का आईपीओ 27,870 करोड़ रुपए का है और इस हिसाब से ये फिलहाल देश का सबसे बड़ा इशू है। इससे पहले देश का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का था, जो 21,000 करोड़ रुपए का था। इतना तो तय है कि हुंडई इंडिया आईपीओ का वैल्यूएशन ज्यादा है। कंपनी के आईपीओ का इशू प्राइस 1865 से लेकर 1960 रुपए प्रति शेयर है। इशू प्राइस के हिसाब से हुंडई मोटर इंडिया का वैल्यूएशन 19 अरब डॉलर है, जो पेरेंट कंपनी हुंडई मोटर से भी ज्यादा है। कंपनी के सीएफओ तरुण गर्ग ने भी बताया था कि इंडियन मार्केट में ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा हैं और यही वजह है कई बार मल्टीनेशनल कंपनियों के इंडियन यूनिट का वैल्यूएशन उसकी पेरेंट कंपनी से ज्यादा होता है। ब्रोकरेज फर्म इक्विटास इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुंडई मोटर इंडिया का पीई रेशियो 27 है, जबकि पेरेंट कंपनी का पीई रेशियो सिर्फ 5 गुना है। लिस्टिंग के बाद हुंडई मोटर इंडिया का मार्केट कैप मूल कंपनी के 42% के बराबर हो जाएगा। तो आप भी लॉन्ग टर्म तक रुकना चाहते हैं तो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन फटाफट कमाई करना चाहते हैं तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।